देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मामला कुछ इस तरह से आगे बढ़ रहा है कि रिया चक्रवर्ती की आज भी गिरफ्तारी नहीं हुई। कल एनसीबी ने फिर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है, तो दूसरी तरफ वो पहुंच गई है बांद्रा पुलिस स्टेशन, और बांद्रा पुलिस स्टेशन में वो सुशांत की ही बहन प्रियंका सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए, बयान दर्ज कराने के लिए पहुंची है। आपको बता दें, दीपेश, सौविक, सैमुअल सभी वहां पर है। सुशांत के लिए मैं मंगवाती थी ड्रग्स, ये रिया ने कबूला है। जो बड़ी बातें आज की पूछताछ में सामने आई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। एनसीबी दफ्तर से रिया फौरन बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां वो कुछ देर पहले तक मौजूद थी। आपको लिए चलेंगे वहां पर बयान दर्ज हो चुका है या नहीं। उन्होंने प्रियंका सिंह के खिलाफ, सुशांत सिंह राजपूत की बहन के खिलाफ वहां पर शिकायत दर्ज कराई है, और ये कहा है इस शिकायत में कि गलत दवा दी गई थी, बिना डॉक्टर को दिखाए प्रिस्क्रिप्शन के बिना दवा दी जा रही थी सुशांत सिंह राजपूत को, और इसमें प्रियंका सिंह के खिलाफ ही जांच होनी चाहिए। लेकिन याद रखिए, सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि इससे जुड़े हर मामले की जांच सीबीआई ही करेगी। ऐसे में उनकी शिकायत मुंबई पुलिस को जा रही है, तो यहां से क्या सीबीआई तक वो मामला जाएगा? हम आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती से आज एनसीबी की 3 जो पहले जांच हुई थी उसमें 6 घंटे पूछताछ, 8 घंटे दूसरे दिन आज, और कल फिर समन देकर बुलाया गया है पूछताछ के लिए। तो एक तरफ रिया पर एनसीबी का शिकंजा कस रहा है, दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती बांद्रा में शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंची हुई है सुशांत की बहन के खिलाफ। रिया चक्रवर्ती से आज एनसीबी ने 8 घंटे पूछताछ की, फिर उसे कल पूछताछ के लिए तलब कर लिया। एनसीबी के डेप्यूटी डायरेक्टर एम ए जैन ने आज की पूछताछ पर क्या कहा है, सुनिए। आज उनसे पूछताछ हुई है पूरे दिन। आप जैसा जानते हैं, सुबह वो आ गई थी और पूरे दिन पूछताछ हुई है। और ये कौन है, आप ही के साथ क्या लोग हैं? नहीं, वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आज उनसे पूछताछ हुई है। अभी कुछ काम बाकी है, इसलिए उनको कल वापस बुलाया गया। जैसे आज आए थे 9:30 बजे, आज आ गई थी शायद, मैं तो वो कल भी उनको। आगे उन्होंने ये भी कहा कि पूछताछ में जो कुछ हुआ है हम कोर्ट के सामने रखेंगे, यहां पर नहीं बताएंगे आपको। अभी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, यानी अभी भी जांच चल रही है। तो सुशांत केस में ड्रग कनेक्शन को लेकर रिया चक्रवर्ती से एनसीबी ने ये आज 8 घंटे की पूछताछ की। आपको आज पूरे दिन की बता रहे हैं। कल सुबह 11:55 एनसीबी पहुंची थी, शाम में 6:30 बजे निकली, आज सुबह 9:30 बजे पहुंची और शाम 6 बजे वो वहां से निकल गई। दोनों दिन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, यानी अभी भी जांच जारी है। ये कहते हुए जांच अधिकारी ने बहुत ज्यादा नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ, वो बीते दिन भी आई थी और आज भी ये बताता है कि वो सहयोग करके जवाब दे रही हैं। और रिया का कबूलनामा तो हम लगातार आपको आज तक पर दिखा ही रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ और ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर एनसीबी अपनी जांच को एक कंक्लूजन तक ले जाना चाहती है, उनको अरेस्ट करने से पहले। रिया ने कबूल किया कि वो शौविक, सैमुअल मिरांडा, दीपेश से सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी। उसने इस बात से इनकार किया कि वो खुद ड्रग्स लेती है। आइए आपको दिखाते हैं एनसीबी ने रिया से आज क्या क्या पूछा है और रिया ने क्या क्या कबूल किया है। जहां एक एक करके पूरा रिया का कबूलनामा हम आपको दिखाएंगे। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अरविंद ओझा, आपके पास आते हुए सबके मन में यही सवाल उठ रहा होगा कि जब शौविक के खिलाफ जो सबूत थे वही रिया के खिलाफ है, ऐसे में शौविक की गिरफ्तारी पूछताछ के ही दिन हो गई। उससे पहले सीधे लिए चलते हैं, विकास सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज रिया की तरफ से एक मुंबई पुलिस, बांद्रा पुलिस को एक कंप्लेंट दी गई है। उस कंप्लेंट को मैंने देखा और मेरे सामने रखा गया, तो मैंने समझा कि इस कंप्लेंट के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। ये कंप्लेंट जो है, एक तो बिल्कुल मुंबई पुलिस का उस पर कोई अख्तियार नहीं कि इस तरह का कंप्लेंट पहली बात एक्सेप्ट करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि कोई भी इस मामले से संबंधित कोई भी कंप्लेंट होगी वो सीबीआई को ही जाएगी। इसलिए एक ये साजिश है कि किसी तरह से मुंबई पुलिस को एक्टिव रखने की साजिश है, जिसमें कि मुंबई पुलिस किसी न किसी तरह से इसमें हस्तक्षेप कर सके इस इन्वेस्टिगेशन में।
तो इसलिए ये बिल्कुल बेबुनियाद कंप्लेंट है, बिल्कुल इसमें मुंबई पुलिस को कोई अधिकार नहीं है। और अगर इस कंप्लेंट को गौर से देखा जाए तो इसमें कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है ही नहीं। इस कंप्लेंट में जो इनकंसिस्टेंसी है कि पहले तो कह रही हैं कि उन्होंने 8 जून को ही देख लिया था कि ये प्रिस्क्रिप्शन अगर वो भेज रही थी बहन, अगर 8 जून को ही भेज दिया था प्रिस्क्रिप्शन उनके पास और दवाइयों का नाम भेज दिया था, तो फिर सडनली इनको व्हाट्सएप मैसेज आज क्यों दिखाई दे रहा है और आज क्यों कंप्लेंट कर रही हैं। तीसरी बात कि जो ये गाइडलाइंस की बात कर रही हैं उस कंप्लेंट में, टेली कंसल्टेशन गाइडलाइंस, ये टेली कंसल्टेशन गाइडलाइंस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस, इस गाइडलाइंस के बेसिस में कोई एफआईआर या कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं हो सकता। इस गाइडलाइन के अंतर्गत जो इन्होंने जो भी कंप्लेंट करने की कोशिश की है वो बिल्कुल मेंटेनेबल नहीं है। मतलब उसका पुलिस इस मामले में पुलिस का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनता इस मामले में। तो इसलिए ये जो कंप्लेंट है इसको एक तरह से ये कंप्लेंट खुद ही एक ऑफेंस है, क्योंकि 182 धारा में आईपीसी में अगर कोई कंप्लेंट करता है किसी पुलिस अधिकारी को, उस पुलिस अधिकारी से एक गलत तरीके का इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए या एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए जिस पुलिस अधिकारी को जिस पे कोई अधिकार नहीं हो, तो वो भी पनिशेबल है आईपीसी धारा 182 में और 6 महीने की उसमें सज़ा है। तो इसलिए ये जो कोशिश है इस मामले को, इस इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने की और एक ये अपने आप को बचाने की और ये दिखाने की कि कोई इसमें बहनों की तरफ से या किसी और की तरफ से कोई गलती हुई है, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। और ये कोई इनकी जो कोशिश है इस मामले को डिफ्लेक्ट करने की और इस मामले को सही इन्वेस्टिगेशन से डिरेल करने की, वो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और इसीलिए मैंने समझा कि इस बारे में बात करना ज़रूरी है। टुडे आई हैव बीन गिवन अ कंप्लेंट फाइल्ड बाय रिया चक्रवर्ती इन द बांद्रा पुलिस। The complaint clearly firstly exhibits that this is an effort to keep the jurisdiction of Mumbai police alive in this matter, when the Supreme Court very clearly has said in the judgment that if there is any complaint with regard to the death of Sushant Singh Rajput, that also will be investigated by the CBI. So this is a clear attempt to somehow keep the Mumbai police alive in this matter, so that they can do some mischief and ensure that there is the family of Sushant Singh Rajput does not get justice in this matter. The complaint itself has inconsistency, because in the first part of the complaint she says that she had seen that Priyanka was advising him to take some medicine which was not in sync with the prescription that she had got for Sushant, and that is why she left the household. But suddenly in the end of the complaint she says that she has come to know now about these WhatsApp messages. Lastly, this is not a cognizable offense at all for the police to even accept this complaint. A complaint should not have even been accepted by the police, because for any complaint to be accepted by the police, it has to disclose the commission of a cognizable offense. Firstly, this is not an offense at all. This is at best the tele-consultation guideline of the Medical Council of India. And Medical Council of India, and this complaint made to the police clearly is without jurisdiction, because the police has no right to decide whether the tele-consultation guideline has been properly adhered to or not. So in that sense also this complaint is clearly without jurisdiction and without any basis. The whole effort by this complaint actually is an offense by itself, because under section 182 of the IPC, if you make a false complaint or if you make a complaint for the police to take action on such a complaint which is not tenable in law, then the person who makes such kind of a complaint is liable to be punished for 6 months imprisonment. So I personally feel that Riya has committed another offense by making this kind of a false complaint before the Mumbai police. And the whole effort appears to be to somehow derail the investigation from the line in which it is going, and somehow deflect the minds of the people from what is happening in the investigation, where so many new facts are coming to light. In fact, the family was not even aware
of this extensive drug angle being involved. And I don't want to comment on this because it is still ongoing, but very soon we are quite hopeful that the entire conspiracy in this very heinous crime will come out, and the accused persons will be sort of properly charge sheeted and will be made to face the law. Thank you. सर विकास दिव्या सर, अभी भी विकास बांद्रा सर। थाने में बैठी हुई है। सर दिव्या जो है अभी भी अपने कंप्लेंट के साथ बांद्रा पुलिस स्टेशन में ही मौजूद है। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस को कोई अधिकार नहीं है और ना ही हस्तक्षेप करना चाहिए, तो अभी वहां बैठने का क्या मकसद हो सकता है? देखिए, अगर बांद्रा पुलिस इस कंप्लेंट को एक्सेप्ट करती है तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन होगा और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। और अगर बांद्रा पुलिस अगर इसको आगे बढ़ाना चाहेगी तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा करके सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को आगे बढ़ाएंगे और इंश्योर करेंगे कि इस तरह से जो ये मामले को एक डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है उसको हम सफल ना होने दें। सर, जिस तरह से इस पूरे मामले में 15 करोड़ रुपए के लेन देन की बात थी, रूमी जाफरी ने ये बताया, जो फिल्म डायरेक्टर फिल्म प्रोड्यूसर है, उन्होंने बताया कि जिस फिल्म को लेकर चर्चा हुई थी और जिनसे बात है कि 15 करोड़ रुपए का भुगतान रिया और सुशांत की फिल्म के लिए दिया जाएगा, वो भुगतान आज तक दिया ही नहीं गया। देखिए, ये सारे मामले इन्वेस्टिगेशन के हैं और आप लोग को मैंने पहले भी कहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन के मामले हैं उसमें मेरा बोलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि मामला अभी बहुत ही आगे बढ़ चुका है इन्वेस्टिगेशन, और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसमें खुलासा होगा और चार्जशीट फाइल होगी और पता चलेगा कि किस तरह से मनी ट्रेल अगर गया है तो कैसे गया है और क्या माध्यम था उस मनी ट्रेल को निकलने का। सर, जो ये प्रिस्क्रिप्शन आया है आरएमएल के डॉक्टर तरुण कुमार का, जिसको लेकर शिकायत की है रिया ने, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, आपका क्या स्टैंड है? देखिए, जहां तक उस प्रिस्क्रिप्शन का सवाल है, हम तो अभी सिर्फ उनके कंप्लेंट को डील कर रहे हैं। इस कंप्लेंट में कोई बेसिस बनता है कि नहीं बनता है, इसको डील कर रहे हैं। जहां तक प्रिस्क्रिप्शन का मामला है, जब ट्रायल में अगर इस प्रिस्क्रिप्शन को लाया जाएगा तो उसको भी अलग से डील करेंगे, लेकिन आज मेरे हिसाब से इसको डील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंप्लेंट ही बेबुनियाद है। ये कंप्लेंट पुलिस के पास जा ही नहीं सकती, इसमें कोई क्रिमिनलिटी नहीं है। इसमें क्रिमिनलिटी उनके तरफ से है बाय मिसयूजिंग द पुलिस मशीनरी एंड गेटिंग अ फॉल्स केस रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 182। प्रिस्क्रिप्शन से नार्कोटिक्स को लेकर इतने चैट रिया के सामने आए हैं, क्या लगता है कि रिया को गिरफ्तार कर लेना चाहिए? देखिए, ये तो उनका एक डिसीजन है गिरफ्तार करने का, किस तरह का एविडेंस उनको चाहिए गिरफ्तार करने के लिए, इसमें भी इंटायरली डिस्क्रिशन पुलिस का है। लेकिन हाँ, अगर परिवार के वकील की हैसियत से अगर पूछिएगा तो मेरे को लगता है जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी होगी तो इसमें मामला बहुत खुलासा होगा, लेकिन ये इंटायरली डिस्क्रिशन है इन्वेस्टिगेशन का। सर, जिस तरीके से मामला पूरा मर्डर के लिए जांच की जा रही थी, लेकिन अब जो मामला है कहीं ना कहीं ड्रग की जांच के इर्द गिर्द घूम रहा है, क्या आपको लग रहा है मामले की जांच सही दिशा में जा रही है? देखिए, ये ड्रग एक एडिशनल एंगल है। ड्रग के आ जाने से मतलब ये नहीं कि मर्डर या जो एबेटमेंट टू सुसाइड किसी तरह से वो केस कमजोर हुआ है। वो केस होने के बावजूद ये एक और एडिशनल केस निकल के आया है सारे मामले में, और इसमें भी बड़ी सीरियस ऑफेंसेस निकल के आ रही हैं। इसमें सिर्फ ड्रग कंजम्पशन की बात नहीं आ रही है, बट ड्रग डीलिंग की बात भी आ रही है। तो इसलिए ये मामला किसी तरह से ड्रग का मामला आना मेन केस को किसी तरह से कमजोर नहीं करता है, मेन केस को किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं करता है। सर, इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस के पास, जैसा आपने बताया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उनके पास कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। क्या यही शिकायत अगर सीबीआई के पास लेके जाया गया तो उस समय कितना इसकी अहमियत रहेगी? देखिए, सीबीआई के पास ले जा सकती हैं, जरूर ले जा सकती हैं अगर उनको इसमें कोई केस बनता है, लेकिन इसमें कोई क्रिमिनलिटी है ही नहीं। सीबीआई कोई भी पुलिस एजेंसी हो, चाहे मुंबई पुलिस हो या सीबीआई हो या पटना पुलिस हो, जब तक कि कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हो, ऑफेंस ही नहीं, नॉर्मल ऑफेंस जो कॉग्निजेबल नहीं होता है वो मैजिस्ट्रेट के पास जाता है, वो पुलिस उस पर डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकता। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें कि पुलिस डायरेक्टली एंटरटेन कर सकता है, अगर वैसा कोई कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस हो तभी पुलिस के पास जा सकता है। और अगर इसमें कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता इस कंप्लेंट में तो जरूर वो सीबीआई के पास जा सकती थी और कह सकती थी कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले को आपको, सारी मामले को आपको इन्वेस्टिगेट करना है, तो इस मामले को भी आपने आप उसमें लेकर के इन्वेस्टिगेट करें। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बाद ये मुंबई पुलिस को लेना ही नहीं चाहिए था और रिया ने ऐसा किया, अभी भी वो वहाँ पर है, तो क्या लगता है कि कोई पीछे से गाइड कर रहा है, कोई है उनके पीछे इस तरह से उनको मोटिवेट कर रहा है, तमाम जो एक तरह से डिसीजन लिए जा रहे हैं, सलाह ली जा रही है, क्या लगता है आपको?
देखिए, इस बारे में मेरा बोलना ठीक इसलिए नहीं है कि क्या उनके पीछे कौन कौन हाथ लगे हैं, वो तो सीधे इन्वेस्टिगेशन में आएंगे, इसलिए इस बारे में मेरा क्या, मैं क्यों बताऊं इसमें क्या है। लेकिन जो कर रही हैं, जो पब्लिक डोमेन में आ गया है, वो बिल्कुल गलत है और बिल्कुल बेबुनियाद है, और वो बिल्कुल एक इंटरफेरेंस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंतर्गत, उसके ऑर्डर का उल्लंघन है। और अगर बांद्रा पुलिस इसमें कुछ करना चाहेगी तो डेफिनेटली इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तुरंत लगेगा। Sir, but the complaint also calls it as a forgery because at that particular point of time on June 8, Sushant Singh was in Mumbai and not in Delhi, whereas the prescription calls him as an OPD patient. Well, as far as the complaint is concerned, if you look at the tele-consultation guideline, whether Ram Manohar Lohia had the facility of tele-consultation or whether they were giving tele-consultation also in the form of OPD is something which is, if examined by the appropriate authority, not by the police, if examined by the appropriate authority, that question will arise. But that question does not arise according to me today when the matter is for a police investigation. सर एक सवाल और सर, जो मान शिंदे हैं रिया के एडवोकेट, उनका ये कहना है कि अगर कोई भी केस मुंबई पुलिस भी रजिस्टर करती है तो वो सीबीआई को ट्रांसफर किया जा सकता है। आपके वक्तव्य के बाद तुरंत उन्होंने ये कॉपी डाली है और ये लिखा हाँ, तो वो तो उनको समझ में आ रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन करेंगे तो उसका क्या हश्र होगा, इसलिए उनको जैसे ही पता चला तो ऑब्वियसली वो करेंगे ही। या लेकिन वो जो कंप्लेंट उन्होंने जो किया है ये भी 182 का क्लियर कट ऑफेंस है, क्योंकि ये बिल्कुल केस नहीं बनता है। और चाहे वो मुंबई पुलिस हो या सीबीआई हो, अगर इस तरह के फॉल्स कंप्लेंट पे चाहेंगे कि एक्शन लिया जाए तो ये 182 का क्लियर कट लाइबिलिटी उठेगा उनके ऊपर, और ये बिल्कुल एक ऑफेंस होगा जिसपे कि उन पे एक्शन लिया जा सकता है। क्या सर आपको नहीं लग रहा है कि जिस तरह रिया चक्रवर्ती मुंबई की बांद्रा में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, कहीं ना कहीं वो हड़बड़ाई हुई है कि मुंबई पुलिस इस मामले में एक्टिव रहे और जांच एजेंसियां जिस तरह जांच कर रही हैं लगातार वो परेशान हो रही हैं? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमारा शुरू से यह मानना है कि मुंबई पुलिस कहीं ना कहीं इनके तरफ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहा है, इनको कहीं ना कहीं इनको वहाँ से सहयोग है या इनको एक अश्योरेंस है कि मामला इनकी तरफ नहीं जाएगा, इसलिए बार बार कोई मौका खोज करके ये मुंबई पुलिस में एक उनका ज़बरदस्ती जुरिस्डिक्शन बनाने की कोशिश कर रही हैं, जो कि जुरिस्डिक्शन आज के दिन में किसी हाल में नहीं बनता है सुप्रीम कोर्ट के इतने स्पष्ट निर्णय के बाद। धन्यवाद। तुरंत उन्होंने डाला ग्रुप में, डाल दिया ना, कॉपी सही, सुप्रीम कोर्ट की कॉपी सही। तो समझ गया ना सर? वो एक्चुअली क्या है ना कि वो सीपी भी देखता है तुरंत। पिछली कॉन्फ्रेंस में भी यही हुआ था कि सीपी ने तुरंत अपना हटा दिया। बड़ी खबर इस वक्त की, विकास सिंह सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह के वकील ये कह रहे हैं कि रिया का ये आरोप मुंबई पुलिस में जाकर दर्ज कराना सीधे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है। एक दूसरी बड़ी बात वो कह रहे हैं, रिया जांच को भटकाने के लिए इतने दिन के बाद ये शिकायत दर्ज करा रही है। तीसरी बात, मुंबई पुलिस को शिकायत लेने का हक नहीं है, हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला इसे बनाएंगे और इसी के साथ आने वाले वक्त में अगर मुंबई पुलिस इसे एक्सेप्ट करती है तो हम इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि टेली कंसल्टेशन की आजादी उस वक्त दी गई थी और टेली कंसल्टेशन के जरिए ये किया गया था। आपराधिक साजिश या फिर अपराध इसे कहना गलत है, ये नॉन कॉग्निजेबल है और इसीलिए जो वो करना चाह रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ जांच को गुमराह करने के लिए कर रही हैं। टेली कंसल्टेशन पर शिकायत संभव नहीं है, शिकायत दर्ज हुई तो कोर्ट की अवमानना इसे माना जाएगा। इसी बीच जब उन्हें रिया के वकील सतीश माने शिंदे के बारे में जानकारी दी गई तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो समझ गए होंगे मामला मुंबई पुलिस को भी दे तो सीबीआई ही इस पूरे मामले की जांच करेगा। बड़ी खबर इस वक्त की, आज शाम से ही जैसे ये खबर आई थी कि प्रियंका सिंह के खिलाफ रिया चक्रवर्ती जांच के लिए बयान दर्ज कराने बांद्रा पुलिस पहुंच रही है, तब से विकास सिंह ने कहा था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। चित्रा त्रिपाठी हमारी सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रही है। चित्रा, अब कम से कम परिवार ने अपना पक्ष रख दिया है और जो बात हम कह रहे थे वो साफ सामने आ गई है। अगर मुंबई पुलिस केस दर्ज करके तफ्तीश करती है, ये सीधे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का की अवमानना होगी।
बिल्कुल सही कहा अंजना आपने, और यही बातें विकास सिंह यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि देखिए कोई मामला ही नहीं बनता है और जांच को भटकाने की कोशिश के तहत रिया चक्रवर्ती की ओर से ये सारी कवायद वो भी तब की जा रही है जब मामले को इतना दिन गुजर चुका है। इसी वजह से रिया चक्रवर्ती सवालों के घेरे में है। आपको बता दें इसके पहले एनसीबी के कुछ अधिकारियों से हमारी बातचीत हो रही थी और उसके बाद तुरंत हम बांद्रा पुलिस स्टेशन के लिए रुक कर चुके हैं। इस वक्त रास्ते में है क्योंकि वहीं पर रिया चक्रवर्ती की मौजूदगी है और यकीनन अब उनका पक्ष क्या रहता है इस पूरे मामले पर ये जानने की हमारी कोशिश है ताकि हम हर एक पहलू न पक्ष न विपक्ष पूरा निष्पक्ष होकर अपने दर्शकों तक हर एक खबर सटीक अंदाज में पहुंचा सके। लेकिन कुल मिलाकर रिया चक्रवर्ती के लिए देखिए मुश्किलों भरी घड़ी है। एक तरफ 14.5 घंटों की अब तक की पूछताछ एनसीबी की टीम कर चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ इतने दिनों के बाद रिया चक्रवर्ती से ये सवाल किया जाना चाहिए कि इतने दिनों के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से आपकी नींद टूटती है और फिर आपको याद आता है कि प्रियंका जो उनकी बहन है उनकी ओर से गलत प्रिस्क्रिप्शन देकर दवाइयां दी जाती थी सुशांत सिंह राजपूत को और वो षड्यंत्र कर रही थी। तो यकीनन इसका जवाब क्या होता है, क्या रिया चक्रवर्ती कुछ बोलेंगे या फिर उनके वकील की ओर से इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा जाएगा, देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन विकास सिंह की बातों में दम नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये है ये मामला बांद्रा पुलिस स्टेशन के पास जाएगा, क्या पुलिस की ओर से इसको आगे सीबीआई को बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि तमाम ऐसे रूल्स होते हैं इस मामले में, अगर कड़ियां जुड़ती हैं तो क्या इसको सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाएगा, ये भी अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन 35 घंटे सीबीआई की पूछताछ, उसके बाद यहाँ पर 14.5 घंटे एनसीबी की पूछताछ और अब रिया चक्रवर्ती का बांद्रा पुलिस स्टेशन में बैठकर पूरे मामले पे परिवार वालों को घेरना, खासतौर पर बहनों को घेरना। देखिए यहाँ पर बहन वर्सेस रिया चक्रवर्ती जिस तरह से ये पूरा मामला आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है, ये भी अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उधर से भी आरोपों की बचाव, इधर से भी आरोपों की बचाव। बॉसली सिंह हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक सेकंड चित्रा, और हमारे साथ सौरभ वक्तानिया भी जुड़ गए हैं। लेकिन आप लोगों के पास जाने से पहले रिया आज फिर गिरफ्तारी से बच गई। आज रिया ने सुशांत की बहन प्रियंका के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है। रिया ने इस एफआईआर में सुशांत की बहन प्रियंका पर फर्जी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन भेजने का आरोप लगाया। सुशांत की मौत मिस्ट्री में आ गया ट्विस्ट। सुशांत की बहन के खिलाफ रिया ने दर्ज कराई शिकायत। सुशांत की बहन पर फर्जी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन बनाने का केस। नारकोटिक्स की पूछताछ में बुरी तरह से फंस चुकी रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहन प्रियंका पर केस दर्ज कराकर सुशांत की मौत मिस्ट्री में नया ट्विस्ट ला दिया है। पहले इस एफआईआर को ध्यान से देखिए। ये एफआईआर रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहन प्रियंका और आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ दर्ज कराई है। एफआईआर में लिखा है कि सुशांत की बहन प्रियंका ने फर्जी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन भेजा। आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर तरुण कुमार से बनवाया फर्जी प्रिस्क्रिप्शन। रिया चक्रवर्ती की शिकायत पर जालसाजी, एनडीपीएस एक्ट और टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइंस 2020 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। रिया ने मुंबई पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाए हैं कि जब सुशांत मुंबई में था तो यहाँ राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में डॉक्टर तरुण ने ओपीडी की पर्ची पर वो दवाइयाँ कैसे लिखी। ओपीडी में तो मरीज का आना जरूरी होता है। इस पर विकास सिंह पहले भी कह चुके हैं, जो सुशांत सिंह के पिता के सिंह के वकील हैं। विकास सिंह पहले भी कह चुके हैं कि जिस समय कोविड का दौर था उस समय टेलीफोन के थ्रू भी इस तरह के पर्चे जा रहे थे। रिया चक्रवर्ती के मुताबिक ये फर्जी प्रिस्क्रिप्शन प्रियंका ने 8 जून को भेजा था। इस मेडिकल दस्तावेज में जिन दवाओं का जिक्र है वो एनडीपीएस एक्ट के तहत आती है और इसकी मनाही है। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से रिया के खिलाफ सुशांत का परिवार लगातार नए नए आरोप लगा रहा है, उसके जवाब में रिया ने ये केस किया है। आज तक के पास सुशांत और प्रियंका सिंह का वो चैट भी है जिसमें प्रियंका इन दवाओं का जिक्र कर रही है, साथ ही सुशांत को बता रही है कि कैसे इन दवाओं को कब लेना है। पहले एक हफ्ते दवा लिब्रियम लो, फिर नाश्ते के बाद नेक्सिटो 10 mg। एंजाइटी अटैक पड़ने पर दवा लोनाजेप ले सकते हो। ओके सोनू दी, बिना पर्चे की दवाइयाँ कोई नहीं देगा। अगर पर्चे का इंतजाम हो जाता है तो मैं मिस्ड कॉल करती हूँ। बाबू फोन करो, मैंने पर्चा भेज दिया है। मेरा एक दोस्त यहाँ का मशहूर डॉक्टर है जो तुम्हारी मुंबई के अच्छे डॉक्टरों से पहचान करा देगा। सब कॉन्फिडेंशियल है, चिंता मत करो। बाबू ये पर्चा दिल्ली का है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर कोई पूछे तो बता देना कि ऑनलाइन कंसल्टेशन किया है। ओके, धन्यवाद सोनू दी। हैरानी की बात है कि डॉक्टर तरुण कुमार आरएमएल अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या उन्होंने खुद सच में अपने पर्चे पर सुशांत को दवाइयां लिखी? अगर लिखी तो क्यों? ये जवाब तरुण कुमार को देने होंगे, क्योंकि गंभीर धाराओं में उनके खिलाफ मुंबई में केस दर्ज हो गया है।
कोर्ट में जाएगी, उसके बाद अगला जो छलनी लगेगी, अगली जो रिफाइंड किया जाएगा उसको, वो वहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी आएगा। फिलहाल राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में शिकायत के आधार पर यहाँ के डॉक्टर, यहाँ का प्रशासन जवाब तलाशने में लग गया है। सवाल ये भी है कि ड्रग्स मामले में बुरी तरह फंसी रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहन के खिलाफ शिकायत क्यों दर्ज कराई। मुंबई से अरविंद ओझा, आशुतोष मिश्रा, चित्रा त्रिपाठी और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा घमासान इस वक्त चल रहा है महाराष्ट्र सरकार और कंगना रनौत के बीच में, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब। जयराम जी, कंगना रनौत को सिक्योरिटी देने की नौबत क्यों आ गई? ये परिस्थितियां सियासी ज्यादा हो गई हैं और इस बीच अब एक एक्टर को सुरक्षा देने की नौबत आ रही है। एक तरफ वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी, बीते दिन आपने भी सिक्योरिटी की बात की थी, क्यों कूदना पड़ रहा है इसमें सरकारों को? देखिए, सीधी सी बात है, कंगना रनावत हिमाचल प्रदेश से हैं और हमारी हिमाचल की बेटी है और हमारी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि ऐसी परिस्थिति में जब कंगना जी ने बहुत बेहतर काम करते हुए फिल्म इंडस्ट्री में बहुत छोटी सी बैकग्राउंड से संघर्ष करते हुए इस मुकाम को हासिल किया, प्रदेश का नाम रोशन किया और उसके बाद देश का नाम रोशन किया, ऐसी परिस्थिति में जब उनको लग रहा है कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, उनके परिवार को लग रहा है कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, उनके पिताजी ने लिख करके भी दिया और ऐसी में हमने स्टेट गवर्नमेंट की ओर से उस थ्रेट परसेप्शन का थोड़ा असेसमेंट किया। उसमें हमको लगा कि हकीकत है इस वक्त उनको मदद करनी चाहिए और इसलिए हमने हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से उनको सुरक्षा मुहैया उनके निवास मनाली में करवाने का इंतजाम किया। और उसके साथ साथ में मुझे ये भी कहना है कि इस सारे विषय को लेकर के केंद्र सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से भी जब इसको असेस किया गया तो उनको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी देने का एक निर्णय हुआ और उस निर्णय के मुताबिक सीआरपीएफ के जवान जो एक दस्ता जो है कमांडोज का, उनकी सुरक्षा के लिए रहेगा। आपने कहा कि हमने थ्रेट परसेप्शन की स्टडी की, यानी क्या खतरा है उसको आंकने के लिए आपने इंक्वायरी की। क्या मिला आपको उस इंक्वायरी में? क्या समझ में आया? सीधी सी बात है कि जिस तरह से उनका मूवमेंट है, यहाँ से 9 तारीख को उनका मूवमेंट हिमाचल से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के बाद उनने मुंबई जाना है और मुंबई में जिस प्रकार से जो हालात बने हैं, परिस्थितियां बनी हैं, जिस प्रकार से उनको वहां की महाराष्ट्र की सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने विशेष तौर से टिप्पणी की है उनके वहां पर आने पर, तो ऐसे में ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, हम उस जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं। इसमें राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। और मैं सीधी सी बात कहना चाहता हूँ, कई बार ऐसी परिस्थितियां इस प्रकार की जब होती है तो सामान्य व्यक्ति को भी सुरक्षा मुहैया करवाने की बात आती है। उसमें हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज से पहले भी किया है। अच्छा, ये बताइए, क्या ये वाकई कंगना रनौत ही और उन्हीं के इर्द गिर्द पूरा मामला है या अब ये बीजेपी वर्सेस महाराष्ट्र सरकार, बीजेपी वर्सेस शिवसेना, बीजेपी वर्सेस उद्धव ठाकरे सीधे लड़ाई बन गई है? नहीं, मुझे लगता कि उस तरह से इसको लेने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमारी बात सिर्फ इतनी है कि वहां के एक वरिष्ठ मंत्री ने बहुत अलग तरह की टिप्पणी करते हुए उस तरह से जो वांछित नहीं थी और भारतीय संविधान के अनुसार जो है कोई भी नागरिक भारत के किसी कोने में जा सकता है और ऐसे में वहां की जिम्मेवारी, उस सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उस नागरिक की सुरक्षा की बात जो है सुनिश्चित करे। तो ऐसे में मंत्री ही इस प्रकार की बात कहे तो वो सचमुच में चिंता का विषय है। इसलिए हमने ये निर्णय किया है और हमारा सिर्फ राजनीति से कोई लेना देना इस विषय का है। सीधी सी बात है, कंगना जी मुंबई जा रही हैं कुछ दिनों के लिए और वहां जाने के लिए जो है उनके पिताजी ने हमसे आग्रह किया कि बेटी को सुरक्षा की आवश्यकता है और हमने वो सुरक्षा उपलब्ध करवाई है। कंगना से बात हुई है क्या आपकी? जी, उनसे भी बात हुई, उनकी सिस्टर से भी मेरी बात हुई। क्या कहा कंगना रनौत ने? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से क्या कहा? ना, उनका कहना यही है कि मैं आपका धन्यवाद करती हूं क्योंकि विशेष तौर से ऐसे परिस्थिति में आपने हमारी मदद की है। हम थोड़ा चिंतित थे सारे विषय को लेकर के और यही इतनी बात कही है, इससे ज्यादा कोई बात नहीं। लेकिन कहां बचाइएगा जयराम ठाकुर जी, क्योंकि आज तो कंगना रनौत ने बताया और वहां बीएमसी के अधिकारी उनके दफ्तर तक, उनका जो स्टूडियो है वहां तक पहुंच गए थे।
उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उद्धव सरकार बीएमसी उनके ऑफिस को कल वहां पर डिमोलिश ढाने वाली है। देखिए, इन सारी चीजों को लेकर के मुझे अभी बहुत ज्यादा सारे विषयों को लेकर के नहीं कहना है। मेरा विषय सिर्फ अभी तक जो है वो उनकी सुरक्षा को लेकर के है और ऐसे में ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, उस जिम्मेवारी का हम निर्वहन कर रहे हैं। बाकी इस इश्यू को लेकर के मुझे बहुत ज्यादा नहीं कहना है, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। चलिए ठीक है, चलते चलते एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये ठीक है आप कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश की बेटी है, एक सुशांत सिंह राजपूत के इर्द गिर्द कई सारे बातें आई जिसमें ड्रग्स का भी मामला सामने आया, जिसमें खुलकर कंगना रनौत ने मोर्चा खोला मुंबई के कई सितारों के खिलाफ। उन्होंने भी कई लोगों के नाम लेकर उन पर आरोप लगाए। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या जब आप उन्हें सिक्योरिटी दे रहे हैं तो आप उनके उन तमाम आरोपों और स्टेटमेंट्स को भी सेकंड कर रहे हैं? ठाकुर साहब देखिए, मैं बिल्कुल भी इन सारी चीजों को लेकर के, अगर ड्रग्स के खिलाफ कंगना जी ने बात कही है तो उसमें तो मुझे लगता है कि किसी भी देश के नागरिक को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, उनके साथ खड़े होने की जरूरत है। ऐसे में वो किनका नाम ले रही हैं वो जानकारी उनके पास उपलब्ध है, हमारे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ बातें कही हैं, उनका कॉन्टेक्स्ट अलग तरह का, जिस प्रकार से जिस संदर्भ से जुड़ा हुआ है उसी तक तो ये देखना चाहिए। हमारा संदर्भ सिर्फ इतना है कि हिमाचल की बेटी ने हिमाचल का नाम ऊंचा किया है, बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है इस इंडस्ट्री में जाकर के, और ऐसी बैकग्राउंड से जहां पृष्ठभूमि परिवार की इस तरह की नहीं थी कि ऐसे मुकाम को वो हासिल कर सकती है, मेहनत करके उस मुकाम को हासिल किया है। ऐसे में आज की तारीख में जो उनको आवश्यक लग रहा है कि उनकी सुरक्षा से संबंधित कुछ मदद होनी चाहिए, वो मदद हमने उपलब्ध की है और मैं समझता हूं कि यह हमारी जिम्मेवारी जिसको हम निभा रहे हैं। आपका ये समर्थन क्या नैतिक स्तर पर उस संघर्ष में भी रहेगा जब वो मुंबई जाएंगी और वहां पर अपना काम करने की कोशिश करेंगी? क्योंकि 9 को वो जा रही हैं और 9 को वो जा रही हैं सर, 9 को जा रही हैं और आसान नहीं होगा ऐसा, जो अब एकदम आमने सामने की लड़ाई जिसमें अब शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है कंगना के खिलाफ, अब ये आमने सामने की लड़ाई बन चुकी है। ऐसे में आप कहां तक समर्थन देंगे और किस स्तर पर देंगे, किन बातों पर देंगे, ये स्पष्ट करें। देखिए, हिमाचल की बेटी होने के नाते उनकी सुरक्षा से संबंधित जितने भी पहलू हैं वो सुरक्षित रहें, सुरक्षित होकर के काम करें, सुरक्षित महसूस करें, ये हमको लगता है कि ये बहुत आवश्यक है और उस दृष्टि से कामकाज में वो ठीक प्रकार से आगे बढ़ें तो हमारी ओर से तो सिर्फ इतनी बात है। एक आखिरी छोटा सा सवाल, वो कहती हैं कि सभी स्टार्स का ड्रग टेस्ट होना चाहिए, क्या जयराम ठाकुर जी भी यही कहते हैं? देखिए, मैं इन सारी चीजों में देखिए फिर वो बहुत ज्यादा विषय आगे पीछे जाते जाते कहीं और जाता है, तो मैं सिर्फ इतनी ही बात कह रहा हूं, मैं बहुत स्पेसिफिक होकर के राजनीति इसमें कहीं भी नहीं है, ना आनी चाहिए। और उनके पिताजी ने आग्रह किया कि बेटी की सुरक्षा की आवश्यकता है, मदद चाहिए, मदद की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जयराम ठाकुर, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के, जिनका कहना था कि चूंकि वो हमारे प्रदेश की बेटी हैं, उनके पिता ने मांग की थी और वो मुंबई जाने वाली हैं, जिस तरह की धमकियां मिल रही हैं इसके बीच हम उनके साथ खड़े हैं और हमने उन्हें सुरक्षा दी है। अब बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग कनेक्शन को लेकर। रिया चक्रवर्ती से एनसीबी आज 8 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। रिया ने कबूल किया वो शौविक, सैमुअल मिरांडा, दीपेश से सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी। उसने इस बात से इनकार किया कि वो खुद ड्रग्स लेती थी। आइए आपको दिखाते हैं एनसीबी ने रिया से आज क्या पूछा और रिया ने क्या क्या कबूल किया। सुबह 9:30 बजे रिया चक्रवर्ती की जीप कंपास पुलिस सुरक्षा में एक बार फिर मुंबई के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंच गई। सारी गाड़ियां एक एक कर भीतर गई। जैसे ही आखिरी गाड़ी भीतर गई, पुलिस वाले बैरिकेडिंग को घेर कर खड़े हो गए। भीतर अपनी गाड़ी से उतरकर रिया चक्रवर्ती एक झटके में आ गई। रिया चक्रवर्ती के हाथों में कागजात का पुलिंदा था, वो तेजी से एनसीबी के दफ्तर में घुस गई। इस वक्त जो गाड़ी आपको दिख रही है ये रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है और यहाँ पर पुलिस कॉन्वॉय के साथ में यहाँ पर रिया चक्रवर्ती पहुँच गई हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिया चक्रवर्ती की गाड़ी पहले से ही बंदोबस्त किया गया था यहाँ पर, और आप देखिए कि जो रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है पुलिस कॉन्वॉय के साथ में यहाँ पर देखिए, ये देखिए हुडी लगाए हुए रिया चक्रवर्ती यहाँ पर पहुंची। एनसीबी ने रिया से पूछताछ के लिए बाकायदा प्लान बना लिया था। इनसे 3 चरणों में पूछताछ होनी थी।
सबसे पहले रिया चक्रवर्ती से पूछताछ, उसके बाद रिया और शोविक चक्रवर्ती को आमने सामने बिठाकर पूछताछ और फिर सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा के सामने रिया को बिठाकर पूछताछ। आज दूसरे दिन भी रिया चक्रवर्ती से लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में पूछताछ होती रही। सुबह सुबह रिया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में जब पहुंची तो पहले घंटों तक उनसे अकेले में पूछताछ होती रही। जो तमाम व्हाट्सएप चैट थे वो उनके सामने रखे गए, उसके आधार पर पूछताछ होती रही। उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने रिया को दीपेश सावंत, उनके भाई शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा से आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुताबिक इस पूछताछ में कुछ अहम लीड मिली है। शायद यही वजह है कि फिर तीसरे दिन भी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती से आज ये सवाल पूछे, क्या आप ड्रग की खरीद फरोख्त से जुड़ी थी? क्या आप ड्रग बेचकर पैसे कमाती थी? क्या आप ड्रग का सेवन करती थी? क्या घर पर भी ड्रग रखती थी? अगर सुशांत ड्रग लेते थे तो क्या आपने उन्हें किसी डॉक्टर को दिखाया? अगर हाँ तो वो डॉक्टर कौन थे? क्या आपने सुशांत के परिवार को कभी बताया कि सुशांत ड्रग लेते थे? सुशांत के घर कौन कौन लोग अक्सर आते थे, उनका नाम बताइए। सुशांत की मौत के पहले सुशांत के घर कितनी पार्टियां हुई? सुशांत के घर हुई पार्टी में कौन कौन से लोग शामिल हुए? सुशांत को ड्रग्स की लत कैसे लगी? जैसा आप बता रही हैं वो ड्रग लेते थे, तो क्या उन्होंने बताया था आपको इसके पीछे की कहानी क्या थी? सुशांत क्यों बॉलीवुड छोड़ना चाहते थे? उसके पीछे क्या वजह थी? क्या वजह ड्रग्स थी और उसकी जिम्मेदार आप थी? आपने सुशांत को ड्रग छुड़वाने के लिए क्या कोई रिहैब सेंटर से संपर्क किया था? क्या आप बॉलीवुड में अपने जानकारों को भी अपने भाई के जरिए ड्रग सप्लाई करती हैं? आप पर आरोप है कि आप सुशांत की चाय, कॉफी, जूस में ड्रग्स मिलाती थी। इस पर आपको क्या कहना है? महत्वपूर्ण सवाल है आज जो एनसीबी की टीम ने उनके सामने रखे हैं। सबसे पहला ड्रग्स को लेकर कि क्या आप उसको कंज्यूम करती थी? ड्रग्स क्या सुशांत को आप दिया करती थी? जो घर पर पार्टियां होती थी क्या उसके लिए ड्रग्स मंगवाया जाता था? इसके अलावा आगे बढ़ते हुए सवाल यह भी दागा गया है कि पार्टियों के लिए ड्रग्स का इंतजाम क्या आप करती थी और शोविक चक्रवर्ती के माध्यम से उस ड्रग्स को मंगवाया जाता था? सूत्रों के मुताबिक एनसीबी के सामने रिया चक्रवर्ती ने सोमवार को तमाम बातें कबूल कर ली थी। जैद ने सैमुअल मिरांडा को ड्रग दिया था। रिया को यह बात मालूम थी। रिया जानती थी कि उनके भाई शोविक ने ही जैद से ड्रग मंगवाई थी। रिया ने यह बात कबूल किया कि वो सुशांत के लिए शोविक से ड्रग्स मंगवाती थी। रिया ने अपनी चैट के बारे में भी कबूल किया कि वो चैट उसी के लिए किए गए थे। रिया ने यह भी माना कि शोविक बासित परिहार से ड्रग्स हासिल करता था। सुशांत केस की जांच देश की 3 सबसे बड़ी जांच एजेंसियां सीबीआई, ईडी और एनसीबी कर रही हैं। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती की भूमिका ही कुछ ऐसी है कि वो तीनों एजेंसियों के रडार पर हैं, लेकिन सबसे तगड़ा शिकंजा उन पर एनसीबी का कसा है। वजह भी साफ है कि ड्रग कनेक्शन को लेकर तमाम सबूत रिया की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। मुनीश पांडे और आशुतोष मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि कल रिया चक्रवर्ती और भाई शोविक चक्रवर्ती को आमने सामने करके पूछताछ होगी। सीधे लिए चलते हैं आपको, हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केसवानी और मिरांडा के साथ भी रिया से पूछताछ। मुनीश पांडे, कल आमना सामना होगा भाई बहन का एनसीबी के सामने। जी बिल्कुल अंजना, इस मामले में जो रिया चक्रवर्ती हैं वो मुख्य आरोपी हैं और कहीं ना कहीं इसमें जो एनसीबी है वो एक ऐसा केस बनाना चाहती है जिसके चंगुल से निकल पाना रिया चक्रवर्ती के लिए मुश्किल हो। यही वजह है कि इस मामले में 2 दिन से लंबी पूछताछ चल चुकी है और तीसरा दिन कल के लिए उनका गिरफ्तारी का संकट तो अभी भी है, लेकिन कल का दिन काफ़ी अहम रहेगा क्योंकि सूत्रों की माने तो इस मामले में शोविक चक्रवर्ती जो खुद उनके भाई हैं और भाई के साथ उन्होंने चैट कर ड्रग्स मंगवाई थी, उस बात का कबूलनामा जो रिया चक्रवर्ती से वो एनसीबी कराना चाहती है और इसीलिए उनसे आमना सामना कराया जा सकता है। सैमुअल मिरांडा को लेकर भी बातें सामने आ रही हैं कि उन्होंने रिया चक्रवर्ती का नाम लिया है। रिया चक्रवर्ती ने रिटन स्टेटमेंट दिखाने के बाद में बात को मना कर दिया था, कहा कि ये तो सुशांत के लिए मैंने मंगाया था, लेकिन सैमुअल से आमना सामना कराकर दूध का दूध और पानी का पानी कराना चाहते हैं। लेकिन अंजना, यहीं से मैं वो तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा आपको। बांद्रा पुलिस स्टेशन में रिया चक्रवर्ती अभी भी इस बांद्रा पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब वो यहाँ पर अपनी कंप्लेन लेकर जो स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं। जो हमें खबरें मिल रही हैं कि उसके मुताबिक ये तय किया जा रहा है कि आखिरकार
इस पूरे मामले में प्रियंका सिंह और जो डॉक्टर का नाम सामने आ रहा है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए या नहीं की जाए। मामला इसलिए भी मुंबई पुलिस के लिए बेहद गंभीर बन जाता है अंजना, क्योंकि मैं बता दूं इसमें कि सुशांत की मौत को काफ़ी दिन हो चुके हैं और जिस मामले में कंप्लेन दर्ज कराना चाहते हैं, और मैं अपने कैमरा पर्सन प्रशांत से कहूंगा आपको तस्वीरें दिखाते रहे। मैं बताना चाहूंगा आपको कि 8 तारीख को एक कथित रूप से चैट हुई थी सुशांत सिंह राजपूत और प्रियंका सिंह के बीच में, जिसमें पहले उन्होंने 3 दवाओं के बारे में बात की, उसके बाद में उन्होंने डॉक्टर की एक पर्ची दिलवाई। आरोप यह है कि वो डॉक्टर ने जो पर्ची दिलवाई वो गैर कानूनी थी और उन दवाओं को बिना डॉक्टर आमने सामने पेशेंट को देखे, यानी कि सुशांत को देखे बिना नहीं दे सकता था। उसी को लेकर आज मौत के 80-82 दिन के बाद में यहाँ पर रिया चक्रवर्ती पहुंची हैं और उनका साफ तौर पे जो मुंबई पुलिस से वो गुजारिश कर रहे हैं कि इसमें वो एफआईआर दर्ज कर लें। लेकिन मुंबई पुलिस को भी इस मामले में अच्छे तरीके से पता है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई को जाँच सौंपी गई है। ऐसे में अगर वो एफआईआर दर्ज करते हैं तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी उनको सफाई देनी पड़ेगी और उससे ज़्यादा उन तमाम लाखों करोड़ों लोगों को सफाई देनी पड़ेगी, क्योंकि मुंबई पुलिस पहले से ही सवालों के घेरे में है, ना सिर्फ गलत जांच करने में, गलत दिशा में जांच करने में, बल्कि उन लोगों के बयान दर्ज करने के लिए जिनका की कोई इस मामले से लेना देना भी नहीं था। तो अब देखना होगा कि कुछ समय के बाद में क्या खबर निकल के आती है, लेकिन 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है। रिया चक्रवर्ती अभी भी इस पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद हैं और कोशिश वो यही कर रही है कि इसमें एफआईआर दर्ज हो जाए, लेकिन अभी तक फिलहाल एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अंजना, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, एक तरफ एनसीबी का शिकंजा कस रहा है तो दूसरी तरफ बांद्रा पुलिस स्टेशन में पहुंची हुई है, खुद घिरी हुई है ड्रग्स के पूरे मामले में, तो अब परिवार पर सवाल खड़े कर रही हैं, बयान दर्ज कराने गई हैं। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा है कई एंगल से। सुशांत को जहर ने मारा, ये बड़ा सवाल, क्योंकि एम्स की फॉरेंसिक टीम सुशांत के विसरा में जहर की जांच कर रही है। इस टीम ने पिछले 2 दिन में जो बातें सामने रखी हैं उससे ये शक गहराता है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की, कहीं उनकी हत्या तो नहीं हुई। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि कल रिया चक्रवर्ती और भाई शौविक चक्रवर्ती को आमने सामने करके पूछताछ होगी। सीधे लिए चलते हैं आपको, हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, केसवानी और मिरांडा के साथ भी रिया से पूछताछ। मुनीश पांडे, कल आमना सामना होगा भाई बहन का एनसीबी के सामने। जी बिल्कुल अंजना, इस मामले में जो रिया चक्रवर्ती हैं वो मुख्य आरोपी हैं और कहीं ना कहीं इसमें जो एनसीबी है वो एक ऐसा केस बनाना चाहती है जिसके चंगुल से निकल पाना रिया चक्रवर्ती के लिए मुश्किल हो। यही वजह है कि इस मामले में 2 दिन से लंबी पूछताछ चल चुकी है और तीसरा दिन कल के लिए उनका गिरफ्तारी का संकट तो अभी भी है, लेकिन कल का दिन काफ़ी अहम रहेगा, क्योंकि सूत्रों की माने तो इस मामले में शौविक चक्रवर्ती जो खुद उनके भाई हैं और भाई के साथ उन्होंने चैट कर ड्रग्स मंगवाई थी, उस बात का कबूलनामा जो रिया चक्रवर्ती से वो एनसीबी कराना चाहती है और इसीलिए उनसे आमना सामना कराया जा सकता है। सैमुअल मिरांडा को लेकर भी बातें सामने आ रही हैं कि उन्होंने रिया चक्रवर्ती का नाम लिया है। रिया चक्रवर्ती ने रिटन स्टेटमेंट दिखाने के बाद में बात को मना कर दिया था, कहा कि ये तो सुशांत के लिए मैंने मंगाया था, लेकिन सैमुअल से आमना सामना कराकर दूध का दूध और पानी का पानी कराना चाहते हैं। लेकिन अंजना, यहीं से मैं वो तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा आपको। बांद्रा पुलिस स्टेशन में रिया चक्रवर्ती अभी भी इस बांद्रा पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब वो यहाँ पर अपनी कंप्लेन लेकर जो स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज हैं वहाँ पर बैठी हुई हैं। जो हमें खबरें मिल रही हैं कि उसके मुताबिक ये तय किया जा रहा है कि आखिरकार इस पूरे मामले में प्रियंका सिंह और जो डॉक्टर का नाम सामने आ रहा है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए या नहीं की जाए। मामला इसलिए भी मुंबई पुलिस के लिए बेहद गंभीर बन जाता है अंजना, क्योंकि मैं बता दूं इसमें कि सुशांत की मौत को काफ़ी दिन हो चुके हैं और जिस मामले में कंप्लेन दर्ज कराना चाहते हैं, और मैं अपने कैमरा पर्सन प्रशांत से कहूंगा आपको तस्वीरें दिखाते रहे। मैं बताना चाहूंगा आपको कि 8 तारीख को एक कथित रूप से चैट हुई थी सुशांत सिंह राजपूत और प्रियंका सिंह के बीच में, जिसमें पहले उन्होंने 3 दवाओं के बारे में बात की, उसके बाद में उन्होंने डॉक्टर की एक पर्ची दिलवाई। आरोप यह है कि वो डॉक्टर ने जो पर्ची दिलवाई वो गैर कानूनी थी और उन दवाओं को बिना डॉक्टर आमने सामने पेशेंट को देखे, यानी कि सुशांत को देखे बिना नहीं दे सकता था। उसी को लेकर आज मौत के 80-82 दिन के बाद में यहाँ पर रिया चक्रवर्ती पहुंची हैं और उनका साफ तौर पे जो मुंबई पुलिस से वो गुजारिश कर रहे हैं कि इसमें वो एफआईआर दर्ज कर लें। लेकिन मुंबई पुलिस को भी इस मामले में अच्छे तरीके से पता है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई को जाँच सौंपी गई है। ऐसे में अगर वो एफआईआर दर्ज करते हैं तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट को भी उनको सफाई देनी पड़ेगी और उससे ज़्यादा उन तमाम लाखों करोड़ों लोगों को सफाई देनी पड़ेगी, क्योंकि मुंबई पुलिस पहले से ही सवालों के घेरे में है, ना सिर्फ गलत जांच करने में, गलत दिशा में जांच करने में, बल्कि उन लोगों के बयान दर्ज करने के लिए जिनका कि कोई इस मामले से लेना देना भी नहीं था। तो अब देखना होगा कि कुछ समय के बाद में क्या खबर निकल के आती है, लेकिन 1.5 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है। रिया चक्रवर्ती अभी भी इस पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद हैं और कोशिश वो यही कर रही है कि इसमें FIR दर्ज हो जाए, लेकिन अभी तक फिलहाल FIR दर्ज नहीं हुई है। अंजना, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, एक तरफ एनसीबी का शिकंजा कस रहा है तो दूसरी तरफ बांद्रा पुलिस स्टेशन में पहुंची हुई है, खुद घिरी हुई है ड्रग्स के पूरे मामले में, तो अब परिवार पर सवाल खड़े कर रही हैं, बयान दर्ज कराने गई हैं। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा है कई एंगल से। सुशांत को जहर ने मारा, ये बड़ा सवाल, क्योंकि एम्स की फॉरेंसिक टीम सुशांत के विसरा में जहर की जांच कर रही है। इस टीम ने पिछले 2 दिन में जो बातें सामने रखी हैं, उससे ये शक गहराता है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की, कहीं उनकी हत्या तो नहीं हुई। क्या सुशांत को जहर दिया गया? क्या जहर देकर सुशांत को मारा गया? क्या सुशांत जहर था? क्या सुशांत के नारियल पानी? सुशांत के घर पर 14 जून को आखिर क्या हुआ? याद होगा आपको, भूले तो नहीं होंगे आप। सुशांत के कुक केशव ने बताया था सुशांत ने 13 जून की रात मैंगो शेक लिया। 14 जून को सुबह सुबह सुशांत ने नारियल पानी मंगाया था। क्या इन्हीं में से किसी में मिलाकर सुशांत को दिया गया था जहर? हाँ, जहर, क्योंकि अब जो खबरें आ रही हैं, लगता है सुशांत को जहर दिया गया था। ऐसा हम नहीं कह रहे, देश का सबसे बड़ा अस्पताल जहर की थ्योरी पर अपनी जांच आगे बढ़ा रहा है। सुशांत के विसरा से इस बात की जांच की जा रही है कि कहीं उन्हें जहर तो नहीं दिया गया। एम्स का फॉरेंसिक बोर्ड कर रहा है सुशांत के विसरा की जांच। एम्स के पास सुशांत का 20% विसरा है। 17 सितंबर तक विसरा रिपोर्ट आ जाएगी। एम्स के फॉरेंसिक विभाग के अध्यक्ष सुधीर गुप्ता ने खुद ही इस बात को मीडिया से साझा किया है। पुख्ता तौर पर फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि सुशांत को जहर दिया गया, लेकिन इतना तय है कि अगर उन्हें जहर दिया गया या उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा था, तो इस जांच में सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। क्योंकि जिन इक्विपमेंट से सुशांत के विसरा की जांच हो रही है, उसी से अमेरिका की मशहूर जांच एजेंसी FBI भी जांच करती है। FBI ने इसके जरिए कई अनसुलझे मामलों को सुलझाया है। मुमकिन है कि सुशांत की मौत का राज CBI, ED, NCB की बजाय एम्स खोले। 10 दिन, बस 10 दिन की बात है, विसरा रिपोर्ट आ जाएगी, फिर किसी शक सुबह की गुंजाइश नहीं बचेगी। वैसे सुशांत के पिता पहले भी रिया पर इल्जाम लगा चुके हैं कि वो सुशांत को जहर देती थी। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। तो पिता का यह आरोप और वहां से एम्स की टीम का फॉरेंसिक जांच। लेकिन आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी मुंबई से हमारे साथ बनी हुई है, लगातार कवर कर रही है। एनसीबी से निकले, बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे, रिया वहां बयान दर्ज करा रही है। इधर विकास सिंह ने मोर्चा खोल दिया है, परिवार के वकील ने, कि सुप्रीम कोर्ट के अवमानना के तौर पर इसे देखा जाएगा। मौसमी, बिल्कुल, एक पारिवारिक एंगल है, एक जांच का एंगल है अंजना, एक पॉलिटिकल एंगल है और लगातार एक बयानबाजी का एंगल है और उसके ऊपर साक्ष्यों का एंगल है। तो लगातार आप देखिए, बयानबाजी जरूर हो रही है, पर साक्ष्य के आधार पर ये केस कितना टिकता है, सबसे बड़ा सवाल वही है। अगर आप देखें तो जो भी दलील दी जा रही है एनसीबी की तरफ से या जो भी कदम उठाया जा रहा है, उसका काउंटर रिया के पास है। अगर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार कोई बात कह रहे हैं या कोई आरोप कर रहे हैं, तो रिया भी इस तरफ से काउंटर अटैक कर रही है। तो लगातार इस मामले में लगातार जो गांठ है वो और उलझती जा रही है। हालांकि विकास सिंह ये कह रहे हैं कि आज क्यों उनको याद आया, क्या ये भी वजह है कि एनसीबी का शिकंजा कस रहा है, इसलिए एज ए डेस्परेट मेजर। जी मौसमी, और यही लगभग हर तरफ से दिख रहा है। हम आपको उस थाने की तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहां बयान दर्ज करा रही है रिया। हमारे तमाम सहयोगी डटे हुए हैं मुंबई में, हर खबर सबसे पहले, न पक्ष न विपक्ष, निष्पक्ष खबर देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।